हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवाब रब्बानी और आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। क्लास 11th का एक नया टॉपिक वेक्टर एनालिसिस के साथ। वेक्टर्स हम लोग क्लास 11th फ़िज़िक्स में भी पढ़ते हैं और क्लास 12th में हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स क्लास 12th में आप पढ़ेंगे, जिनका PCM है वो पढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा करके एक टॉपिक पढ़ेंगे आप क्लास 12th में। तो मेनली इसका यूज़ फ़िज़िक्स में है और मैथमेटिक्स तो है ही। फ़िज़िक्स में तो मैथ यूज़ होता है ही। मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फ़िज़िक्स एज़ यू नो। तो यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस हम देखने वाले हैं। वेक्टर्स का डेफिनेशन, एडिशन का लॉ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ये सब देखेंगे। लेकिन पहले लेक्चर में हम यहाँ पर वेक्टर का इंट्रोडक्शन बताएंगे सही से। वेक्टर का डेफिनेशन जानेंगे, वेक्टर का डेफिनेशन, फिर स्केलर का डेफिनेशन जानेंगे और इसमें डिफरेंस जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप जानो कि वेक्टर वर्ड कहाँ से बना है। वेक्टर वर्ड जो बना है वो वेक्टस से बना है। वेक्टर वर्ड किससे बना है? वेक्टर वर्ड जो बना है वो वेक्टस से बना है। वेक्टस का मीनिंग जो है वेक्टस से ही आया है। क्या आया है? वेक्टर आया है, वेक्टस से आया है, वेक्टस से। तो वेक्टस का मीनिंग क्या होता है? टू कैरी, ढोना या ले जाना। वेक्टस का मीनिंग क्या है? टू कैरी, ढोना या ले जाना। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर कि फिज़िकल क्वांटिटी का इस चैप्टर, वेक्टर्स चैप्टर के अकॉर्डिंग फिज़िकल क्वांटिटी का टाइप कितना होता है। फिज़िकल क्वांटिटी का डेफिनेशन आपको पता है, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज़ नोन एज फिज़िकल क्वांटिटी, यानी एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड एज वेल एज वेल डिफाइंड जो होगा वही क्या होगा? वेक्टर होगा। वो क्या होगा? फिज़िकल क्वांटिटी होगा। तो आप देखो फिज़िकल क्वांटिटी का टाइप कितना है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग फिज़िकल क्वांटिटी का 3 टाइप है। स्केलर जो आपको पढ़ना है, वेक्टर जो आपको पढ़ना है नंबर 2, और नंबर 3 में टेंसर। टेंसर आपको पढ़ना नहीं है। तो हम लोग ये समझ गए कि फ़िज़िकल क्वांटिटी का इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन जान गए। इसमें से हमको स्केलर और वेक्टर ही पढ़ना है। टेंसर का जो थोड़ा बहुत, टेंसर क्वांटिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है? द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट हैविंग डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर और स्केलर क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, जिसको हम सिर्फ मीज़र कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? अमाउंट। तो ऐसा क्वांटिटी जिसमें अमाउंट होगा, जिसका हमको नंबर से पता चलेगा, लेकिन इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर्स या स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो फॉलो करता है वो सिंपल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है। वो कैसा लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है? सिंपल लॉ ऑफ एडिशन। जैसे सिंपल हम ऐड जो करते हैं, रियल नंबर्स को आप कैसे ऐड करते हो, बस वही तरीका है। अब आप देखो यहाँ पर कि इसका एग्जाम्पल सब क्या क्या हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक डिफरेंस हमने आपको बताया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से हम जानेंगे। डिस्टेंस इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, और डिस्टेंस स्केलर है तो क्यों है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो क्यों है। ठीक है, मास भी क्या है? स्केलर है। मास के पास भी क्या है? सिर्फ अमाउंट है। आप कुछ भी चीज़ मार्केट से लाते हो तो उस पर नेट वेट या मास लिखा होता है। पैकेट पे क्या लिखा होता है? मास लिखा होता है। 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, ऐसा थोड़ी लिखा होता है। 1 kg साउथ या 1 kg नॉर्थ, ऐसा नहीं लिखा होता। ठीक है, तो अमाउंट है। मास क्या है? अमाउंट है मैटर का, किसी भी चीज़ में। ठीक है, उसके बाद टाइम भी क्या है? टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। टाइम का पता हम कैसे करते हैं? मिनट में, आवर में। ठीक है, मिनट में, आवर में, डे में, मंथ में। ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि 1 आवर साउथ या 1 आवर नॉर्थ या 1 आवर अपवर्ड डाउनवर्ड, ऐसा तो होता नहीं है टाइम कि ऐसा हो कि टाइम का फ्लो साउथ हो रहा है, नॉर्थ हो रहा है, ऐसा तो है नहीं।
तो टाइम इज़ ऑल्सो स्केलर। अब आप देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड। तो स्पीड इस वजह से स्केलर है, चूँकि डिस्टेंस स्केलर है इसलिए स्पीड क्या है, स्केलर। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी में भी क्या है, मास और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए डेंसिटी भी क्या है, स्केलर है। वर्क एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सारे के सारे क्या हैं, स्केलर है। ठीक है। अब देखो आपके कोई पैकेट है जिसके अंदर छोटा छोटा पैकेट है, 1 kg का, 2 kg का, 3 kg का, तो और उसको बड़े वाले पैकेट में आप बंद कर दो, तो टोटल मास उसके अंदर कितना है, उसको तो आप सिंपल ऐड करोगे रियल नंबर की तरह, टोटल मास कितना kg हो जाएगा, 6 kg। उसी तरह चार्ज को आप ऐड करके समझ सकते हो। आप ऐसे समझो कि कोई पैकेट है आपके पास, कोई पैकेट है जिसमें अमाउंट कितना है, 1 kg। ठीक है, 1 kg। और कोई दूसरा पैकेट है, इस पर कितना लिखा हुआ है, 2 kg। और कोई तीसरा पैकेट है, इस पर लिखा हुआ है 3 kg। तो इसको आप बड़े वाले पैकेट में अगर बंद करना तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3, यानी 6 kg का हो जाएगा ये बड़ा वाला पैकेट। तो यहाँ पर एडिशन करने के लिए आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, आपको सिंपल क्या करना है, ऐड करना है, जैसे आप रियल नंबर्स को ऐड करते हो वैसे ही। ठीक है। उसी तरह चार्ज का ऐसा यूनिट आपको पता होता है क्या है, कूलॉम्ब है। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलॉम्ब है। आप मान लो आपके पास तीन चार्जेस है, 1 कूलॉम्ब का, 2 कूलॉम्ब का, 3 कूलॉम्ब का। तो इन सारे को ऐड करना अगर आप, तो क्या करना, 1 + 2 + 3, आपके पास टोटल कितना चार्ज है, 6 कूलॉम्ब चार्ज है। उसी तरह अगर कोई चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव भी एज वेल एज नेगेटिव भी। तो अगर आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, 1 कूलॉम्ब, 2 कूलॉम्ब, और एक तीसरा चार्ज है -3 कूलॉम्ब, तो आप कैसे इसको ऐड करना, 1 + 2 - 3 दैट इज़ 0 कूलॉम्ब। तो आपको यहाँ पर एडिशन के लिए, आपको स्केलर क्वांटिटी में आपको एडिशन के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, आपको सिंपल अलजेब्राइक सम करना है। और स्केलर क्वांटिटी का सिंपल क्या होता है, अलजेब्राइक सम होता है। क्लियर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप पे फिज़िकल क्वांटिटी के, और वो नेक्स्ट टाइप क्या है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन जानेंगे। वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है, द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज़ नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। यहीं पर बात खत्म नहीं होती है, एक और प्रॉपर्टी है इसका, वेक्टर क्वांटिटी शुड फॉलो स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन, और इसी स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर क्वांटिटी को एक स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करना होता है, इसको हम सिंपल अलजेब्राइक सम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम सिंपल अलजेब्राइक सम करते हैं तो उसका भी कंडीशन होगा, क्योंकि इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड सिर्फ नहीं होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और एज वेल एज डायरेक्शन। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का बेसिक डिफरेंस क्या है कि स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपली ऐड करते हैं, सिंपल जो तरीका है एडिशन का वही यूज़ होता है स्केलर क्वांटिटी में। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, हम सिंपल ऐड नहीं कर सकते, उसमें हमको स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना होता है। और वो स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जिसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर इसका एग्जांपल्स क्या क्या है वेक्टर क्वांटिटी का। वेक्टर क्वांटिटी सबसे पहले क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चूँकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है वो भी क्या हो गया, वेक्टर। एज वेल एज एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, वेक्टर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चूँकि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। उस डिस्प्लेसमेंट से बना वेलोसिटी, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी से बना एक्सेलरेशन, इसलिए एक्सेलरेशन वेक्टर है। ठीक है। और एक्सेलरेशन से बना फोर्स, इसलिए फोर्स क्या है, वेक्टर है। वेलोसिटी से बना मोमेंटम, इसलिए मोमेंटम क्या है, वेक्टर है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वेक्टर है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में आपको क्लियर होगा। अब हम लोग बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं वेक्टर्स और स्केलर्स में, और सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लोग बेसिक डिफरेंस जानेंगे बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, और उसमें हम एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का।
किसका किसका, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल ले रहे हैं। आप ध्यान देना यहाँ पर, मान लो आपको 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, आपको जाना है ए से बी। तो आपके पास ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप स्ट्रेट चले जाओ। बट आपके साथ दिक्कत क्या है कि इस रास्ते में बहुत सारा ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल इन द सेंस, इस रास्ते में रिवर है, माउंटेन है, तो आप इधर से नहीं जा सकते हो। तो आप क्या करना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना। और मान लो आप गए ऐसे हो, ऐसे गए हो और ऐसे जाके यहाँ पहुँच गए हो, ठीक है। तो आप देखो ये जो पाथ आपने फॉलो किया है ये वाला, इसके साथ दिक्कत क्या है कि इसके पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ पर अगर आप थे तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका ये था। मान लो यहाँ पर थे आप, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन ये था, यहाँ पर थे आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये था। तो पॉइंट टू पॉइंट आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता जा रहा है, वेरी करता जा रहा है। तो कोई एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, यानी डायरेक्शन डिफाइन नहीं हुआ सही से यहाँ पर, ठीक है। और आपने इस छोटे छोटे पार्ट को अगर आपने मेज़र किया स्ट्रेट करके, और सारे पार्ट्स को अगर आपने ऐड किया, ठीक है, सारे पार्ट्स को आपने मेज़र किया और सारे पार्ट को अगर आपने ऐड किया तो आपने पाया कि मान लो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने पाया कि आप कितना चले हो, 10 किलोमीटर चले हो। आप कितना चले हो, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो इस 10 किलोमीटर के पास सिर्फ क्या है, इस 10 किलोमीटर के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो है नहीं। इस 10 किलोमीटर के पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन तो डिफाइन है नहीं। तो वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या है, ये जो पाथ है इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये क्या है, स्केलर। और टोटल पाथ लेंथ, ठीक है। तो एक्चुअल पाथ जो होता है उसका जो लेंथ होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ तो आपका यही है जो ऑरेंज वाला दिख रहा है वो है, और लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ क्या कहलाता है, डिस्टेंस। तो यहाँ पर स्केलर इज द डिस्टेंस, ठीक है। आप भले ही इस ऑरेंज पाथ को फॉलो किया है आपने, ठीक है, ये जो ऑरेंज पाथ है इसको आपने क्या किया है, फॉलो किया है, लेकिन आप इस डायरेक्शन में कितना चले हो, ये जो दिख रहा है ना, ये इतना ही चले हो, ये स्ट्रेट लाइन के लेंथ के बराबर ही आप इस डेफिनेट डायरेक्शन में आप कितना चले हो, इतना चले हो। अगर आपने इसको मेज़र किया स्केल से तो आपने क्या पाया कि ये जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर आया आपका, ठीक है। तो इस 5 किलोमीटर के पास मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड कितना है, 5, और एक डेफिनेट डायरेक्शन भी है। आप भले ही इस पाथ को फॉलो किया है, आपने भले ही इस पाथ को फॉलो किया है, लेकिन आप इस डायरेक्शन में, एक डेफिनेट डायरेक्शन में कितना चल पाए हो, सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर। तो इस 5 किलोमीटर के पास एक डेफिनेट डायरेक्शन भी है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड तो है ही, इसलिए ये वाला 5 किलोमीटर क्या है, वेक्टर है। ये वाला 5 किलोमीटर इज़ वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर जो है इसलिए ये वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया, दिस 5 किलोमीटर इज़ डिस्प्लेसमेंट। आप गए हो भले ही इस पाथ से, लेकिन आप इस डायरेक्शन में खिसके कितना हो, सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर, ठीक है। तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और आपका इनिशियल पॉइंट तो ए था और फाइनल क्या था, बी था, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ही क्या है,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वाई डिस्टेंस इज स्केलर एंड वाई डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। क्लियर। अब हम लोग आगे आते हैं। आपको इस स्क्रीन पर समझाई गई सारी बात तो समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्या जानना है हमको। कुछ चीज़ है जो आपको याद रखना है कि अभी हम लोग सिर्फ स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना वेक्टर से, वो दो टाइप से होता है। तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पे अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ स्केलर और वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न पे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ समझो स्केलर और वेक्टर के बीच मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न होगा तो फाइनल रिज़ल्ट क्या होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी किसी वेक्टर को अगर आप स्केलर से डिवाइड देना तो फाइनल रिज़ल्ट आपको वेक्टर मिलेगा। ठीक है, किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना तो भी फाइनल रिज़ल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर फाइनली गिव्स ए वेक्टर, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर फाइनली गिव्स ए वेक्टर। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर, आप देखो, आप ले लो इसका एग्जांपल वेलोसिटी का, सॉरी आप किसका एग्जांपल लो, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको समझ में आएगा डिस्प्लेसमेंट इज़ ए वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज़ ए वेक्टर और टाइम इज़ ए स्केलर। यानी वेक्टर को स्केलर से हमने डिवाइड दिया तो फाइनली हमको मिला वेलोसिटी जो क्या है, वेक्टर। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ रही होगी आपको। अब एक और चीज़, आप एक्सेलरेशन का भी डेफिनेशन ले सकते हो। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी इज़ ए वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज़ ए वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर, और टाइम इज़ ऑलवेज स्केलर। देन फाइनली जो हमको आया, जो मिला, वो एक्सेलरेशन मिला जो क्या है, एक वेक्टर है। तो आपको समझ में आ गया होगा वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर फाइनली गिव्स ए वेक्टर। अब हम लोग वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर पे आते हैं। किसी वेक्टर को अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो हमने क्या बताया, फाइनली आपको क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। आप देख लो फोर्स का एग्जांपल। फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको पता है मास इज़ ए स्केलर, एक्सेलरेशन इज़ ए वेक्टर, फाइनली गिव्स फोर्स, फोर्स इज़ ए वेक्टर। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, उसी तरह आप मोमेंटम का एग्जांपल भी ले सकते हो। जैसे मोमेंटम क्या होता है, मास टाइम्स वेलोसिटी इज नोन एज, मास टाइम वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। आप ध्यान देना, मास इज ए स्केलर, वेलोसिटी इज ए वेक्टर, फाइनली गिव्स मोमेंटम इज ए वेक्टर। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। हमने इससे पहले क्या बताया आपको कि स्केलर क्वांटिटी जो होता है, स्केलर क्वांटिटी वो फॉलो करता है कौन सा एडिशन, सिंपल एडिशन। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो क्या फॉलो करता है, स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, इसको हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। ये एक एग्जांपल तो हमने आपको बताया था मास और चार्ज का। ठीक है, मास एंड चार्ज, इसको हमने आपको करके दिखाया है कि मास को सिंपल ऐड करते हैं और चार्ज को भी क्या करेंगे, सिंपल ऐड, जैसे अलजेब्राइक सम करते हैं वैसे ही करेंगे। बट एक एग्जांपल अगर हम फोर्स का लें जो वेक्टर है, तो उसको आप सिंपल ऐड करोगे या नहीं, इसका जवाब आपको देते हैं। यहाँ पर आप देखना, एक एग्जांपल ले लो। मान लो ये कोई फ्लोर है और इस पर कोई बॉडी रखा हुआ है।
m मास का, ठीक है। इस पे कोई बॉडी रखा हुआ है। तो एक आदमी आता है और इस बॉडी को, एक आदमी है, ठीक है, वो क्या करता है, इस बॉडी को ऐसे करके खींच रहा है इधर, ठीक है। इस बॉडी को इधर इस डायरेक्शन में, मान लो ये आदमी कितना न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहा है, मान लो 10 न्यूटन का, ठीक है। और एक और आदमी है इधर, वो इधर ही है, मान लो इसी डायरेक्शन में। एक और आदमी है, वो एक और रोप से 5 न्यूटन का फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा के खींच रहा है। यानी इस बॉडी को दो आदमी सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा के खींच रहा है। क्लियर? तो आप ध्यान देना, तो आप नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स इस बॉडी पे कैसे कैलकुलेट करना, आप नेट फोर्स आप कितना कैलकुलेट कर देना, क्योंकि 10 न्यूटन भी इधर ही लग रहा है और 5 न्यूटन भी इधर ही लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो कॉमन सेंस से आप खुद बोलना कि 10 + 5 यानी 15 न्यूटन का नेट फोर्स इधर यानी राइट डायरेक्शन में लग रहा है। इस बार आपने क्या किया, आपने इस बार क्या कर दिया, ऐड कर दिया। लेकिन क्या आप हर बार ऐड कर पाएंगे? एक दूसरा एग्जांपल आप ध्यान देना, यहाँ पर मान लो उतने ही मास का कोई बॉडी है और इसको एक आदमी इधर खींच रहा है और इस डायरेक्शन में इसने कितना न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके राइट डायरेक्शन में खींच रहा है। और एक दूसरा आदमी भी है जो इसी बॉडी को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के, मान लो 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा के ये लेफ़्ट डायरेक्शन में अप्लाई करके ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो आप यहाँ पर जो नेट फोर्स निकालना, वो कैसे निकालना? ऑब्वियसली ये आदमी ज़्यादा फोर्स लगा रहा है और ये आदमी कम फोर्स लगा रहा है। तो ये वाला आदमी तो ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा रहा है और ये वाला आदमी कम। तो जीतेगा कौन? ये वाला आदमी जीतेगा। और फाइनली जो आप नेट फोर्स का कैलकुलेशन करना, वो कैसे करना, वो स्ट्रेंथ के हिसाब से करना। आप क्या करना, 10 न्यूटन में से 5 न्यूटन घटा देना और फाइनली क्या निकलेगा, 5 न्यूटन। और 5 न्यूटन राइट या लेफ़्ट? ऑब्वियसली इसका स्ट्रेंथ, ये ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा रहा है, तो फाइनली ये क्या करेगा, इस बॉडी को इधर खिसका ले जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर भी आपके पास दो अमाउंट था, 5 और 10, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, ऐड किया क्या? नहीं किया। तो आपने यहाँ पर देखा डायरेक्शन, पहले एक का डायरेक्शन राइट है और एक का डायरेक्शन लेफ़्ट है, तो आपने क्या कर दिया, घटा दिया। यही दोनों का डायरेक्शन राइट था, तो आपने क्या किया था, ऐड किया था। तो वेक्टर और स्केलर में यही बेसिक डिफरेंस है। स्केलर में तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट ऐड करते जाते थे, ठीक है, अलजेब्राइक सम था, अमाउंट देखते थे और ऐड करते थे। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या है कि हमको पहले डायरेक्शन देखना होगा, तब ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, तब हमको पता चलेगा। आई थिंक ये जो डिफरेंस था आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है।
एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। किसी भी वेक्टर को हम एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। सिर्फ लाइन सेगमेंट नहीं, उसमें एक एरो भी होगा, यानी एक डायरेक्शन भी होगा, यानी वो लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। आप यहाँ पर देखो एक ये बना हुआ है, ये रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ रहा होगा। एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसमें आपको एरो दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो इसमें जैसे ही आपने एरो दिखा दिया ऐसा, तो वो क्लियर वो रिप्रेजेंट कर रहा है किधर से किधर, ए से बी। जैसे ही आपने ए टू बी एरो दिखाया है तो ये भी क्लियर हो जाता है ए इनिशियल है और बी फाइनल है या टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को आप लिखने का तरीका क्या है, आप पहले उसका इनिशियल पॉइंट लिखना, फिर फाइनल पॉइंट। तो आप पहले इनिशियल पॉइंट लिखो, फिर फाइनल पॉइंट लिखो और उसके ऊपर एरो दे दो। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट लिखो और उसके ऊपर एक स्ट्रेट बार दे दो, ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका क्या है, और तीसरा तरीका है या फिर ए और बी को थोड़ा डार्क लिखो, ए बी डार्क और बी भी डार्क। ये तीन तरीका हो सकता है वेक्टर लिखने का, ठीक है। तीनों तरीका सही है। बहुत सारे बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है, बहुत सारे बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है, और बहुत सारे बुक में एरो या स्ट्रेट बार नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ए लेटर्स क्या लिखा हुआ है, डार्क लिखा हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप ऐसे देखो, को वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन यानी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। लाइन सेगमेंट अगर आप ड्रॉ करेंगे तो मान लो इसका कुछ लेंथ होगा, मान लो 2 मीटर का लेंथ है ये। तो 2 मीटर से सिर्फ आपको क्या पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। आप सिर्फ लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किए हो, 2 मीटर से सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड 2 पता चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आप अगर इसमें एरो दिखा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो जाएगा। लाइन सेगमेंट नहीं है, सिर्फ क्या है ये, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट किधर से किधर, ए टू बी, जिससे पता चल गया आपको कि ए क्या है, ए इज़ द इनिशियल पॉइंट और बी इज़ द फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट, फाइनल और टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। बी क्या है, फाइनल या टर्मिनल पॉइंट। ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका तो आपको बता ही चुके हैं। आप क्या लिख दो, ए बी पे एरो, ये लिखने का तरीका, पहले इनिशियल पॉइंट फिर फाइनल पॉइंट उसके ऊपर एरो। या फिर ऐसे नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी के ऊपर स्ट्रेट बार। या फिर ये नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हो, ए को आप डार्क कर दो और बी को भी डार्क कर दो, ए बी को डार्क करके भी लिख सकते हो। तो ये तीनों तरीका वेक्टर को लिखने का हो सकता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, वेक्टर ए बी को आपने कुछ मान लेना है। मान लो आपने वेक्टर ए बी को क्या मान लिया, स्मॉल लेटर ए मान लिया। तो इस वेक्टर ए बी को आप वेक्टर ए से भी दिखा सकते हो। तो वेक्टर ए को लिखने का फिर तरीका वही होगा, वेक्टर ए पे एरो दे दो, या फिर वेक्टर ए पे बार दे दो, या फिर वेक्टर ए को डार्क लिख लो। ये तीनों तरीके से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। जैसा कि आपको पता था, अभी जो लाइन हमने ड्रॉ किया था वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट था ए बी, और इसका लेंथ कितना था, 2 मीटर। अब ये डायरेक्टेड हो गया, इसमें एरो भी था, ठीक है। तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या है इसका, 2 मीटर। तो मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका क्या है, आप ऐसे देखो, आप लिखो लैंग्वेज में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। इस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी को तो आपने लैंग्वेज में लिखा, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना, वेक्टर ए बी का मॉड, ठीक है। और वेक्टर ए बी के मॉड को आप सिंपल क्या लिख सकते हो, ए बी। क्लियर। तो ये तरीका है। अगर इस वेक्टर ए बी को अगर आपने माना है वेक्टर ए, तो इसके मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका क्या है, आप लैंग्वेज में लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए।
या फिर वेक्टर ए का मॉड या फिर सिंपल ए। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर देख लो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 मीटर, तो ए बी का लेंथ कितना हो गया 2 मीटर। या तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी लिखो या वेक्टर ए बी का मॉड लिखो या सिंपल ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया 2 मीटर। उसी तरह अगर आपने इस वेक्टर ए बी को वेक्टर ए मान लिया, स्मॉल वेक्टर ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को लिखने का तरीका क्या होगा, वेक्टर ए का मॉड या सिंपल ए, और ये होगा कितना है, ये मान लिया हमने 2 मीटर है। तो ये मैग्नीट्यूड को दिखाने का तरीका है। क्लियर। आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग।